हम जो है क्लास 12 के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें सबसे पहले जो है यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट ले रहे हैं और टोटल यूनिट जो है आपका 2 माह के अंदर में रिवाइज हो जाएगा। इस कंडीशंस में आप इसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट आप लोग पहले से जानते हैं कि मैटर जो है 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस 3 स्टेट में मैटर एग्जिस्ट करता है। सॉलिड किसे कहते हैं आप लोग सभी लोग जानते हैं, देखे भी हैं, लेकिन सॉलिड की जो डेफिनेशन शुरू में पढ़ के आए हैं वो शेप एंड वॉल्यूम उसका जो है फिक्स होता है, पहले से आप लोग जानते हैं, डेफिनिट होता है। अब जो हम कुछ अलग तरह से जानेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मेमोरी में रखिएगा और जिससे आपको सॉलिड स्टेट का कंसेप्ट जो है आ जाएगा। मान लिया जाए तो ये सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स हैं और ये पार्टिकल जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इन सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में सबसे पहला पॉइंट हमको ये नजर आ रहा है कि इसमें स्पेस जो है बहुत ही कम है। क्या है? स्पेस बहुत ही कम है, या कह सकते हैं कि स्पेस निग्लिजिबल है, नो स्पेस, नो इंटर एटॉमिक स्पेस। जब स्पेस जो है मैटर के बीच में बहुत कम होगा तो उसके बीच में अट्रैक्शन जो है ज्यादा होगा। कह सकते हैं हाई या मैक्सिमम इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन। हाई या मैक्सिमम कह सकते हैं, मैक्सिमम इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच में होता है। और इससे भी पता चल रहा है कि जब स्पेस नहीं है, अगर इसको हम कंप्रेस करें तो कंप्रेस नहीं हो पाएगा। कह सकते हैं कि सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल, सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल। सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल। और जो आप पहले से जान रहे हैं कि सॉलिड्स हैज डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप। इसके शेप और जो है वॉल्यूम क्या होते हैं? डेफिनिट होते हैं। ये इनकंप्रेसिबल है। इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन जो है सबसे ज्यादा होता है इसमें। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, नेग्लिजिबल होता है, नो इंटरसेलुलर स्पेस। ये खास बात है सॉलिड के लिए। अब उसमें हमको जो पढ़ना है कि सॉलिड कितने तरह के होते हैं, जो एग्जामिनेशन में वहां से एक क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव में जरूर आता है। बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से ऑब्जेक्टिव में यहां से कि टाइप्स ऑफ सॉलिड्स से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जरूर आता है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड को 2 भागों में बांटते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड क्रिस्टल के रूप में होगा, एमोर्फस नो फॉर्म, उसके अंदर जो है क्रिस्टल की तरह उसकी बनावट नहीं होगी। वैसे कंडीशंस में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए कहा जाता है रेगुलर एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट of particles in a crystalline solid.
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर रेगुलर सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, उससे क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। और एमोर्फस के अंदर जो हम डिस्कस करते हैं तो कहते हैं कि इर्रेगुलर एंड अनसिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। इसमें पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वह इर्रेगुलर होता है, अनसिस्टमेटिक होता है। एमोर्फस के अंदर आप लोग को एक उदाहरण जो है याद होगा कि साइकिल का जो ट्यूब होता है उसको काटने के दौरान ट्यूब जो है सीधा नहीं कटता है, काटते काटते जब जाते हैं तो थोड़ा सा टेढ़ा जरूर हो जाता है। ये इर्रेगुलर एटम्स के इर्रेगुलरिटी के कारण होता है, अनसिस्टमेटिक के कारण होता है कि एटम जो है सही अपने जगह पर फिक्स पोजीशन पर नहीं रहते हैं, बल्कि क्या रहते हैं तितिर बितिर रहते हैं, बिल्कुल तितिर बितिर रहेंगे, इधर से उधर रहेंगे। अब काटते काटते जो जाएंगे तो कहीं पर क्या होगा एटम्स ज्यादा होंगे और कहीं पर कम होंगे, इसलिए वहां से टेढ़ा हो जाता है। और कुछ आइडियाज हैं जिसके आधार पर आप देखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोर्फस सॉलिड्स के अंदर जो है जो डिफरेंस है वो आपको बिल्कुल क्लियर कट नजर आ जाएगा। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट और कटिंग शार्प होती है। क्या होती है? शार्प होती है। यानी कि इसको जब पिघलाते हैं तो पिघलाने के बाद क्या होगा कि आप मान लीजिए बर्तन रखते हैं और बर्तन में जो है कुछ सॉलिड से क्रिस्टल रखते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया या चीनी हो गया, शुगर। उसको जब रखते हैं, रखने के बाद क्या होता है गर्म करते हैं, एक ऐसे ताप पर जो है पहुंचते हैं, ऐसे टेम्परेचर पर पहुंचते हैं कि आंख झपकते ही पूरा का पूरा सॉलिड जो है पिघल जाता है, पूरा का पूरा सॉलिड पिघल जाता है। मीन्स मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या होता है शार्प होता है। और कुछ ऐसे भी सॉलिड्स देते हैं जैसे प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया या अलकतरा हो गया, तार, कोलतार जो है जिसको कहते हैं, और उसको जो है हम बर्तन में रख करके पिघलाते हैं तो क्या होता है उसके पेदी से जो है धीरे धीरे पिघलता है, उसके पेदी से धीरे धीरे पिघलता है और छोटा होता चला जाता है, छोटा होता चला जाता है, लास्ट में क्या होता है धीरे धीरे वो पूरा पिघल जाता है। तो वो एमोर्फस के अंदर में आते हैं। उस तरह के जो सॉलिड्स होते हैं वो एमोर्फस के अंदर आते हैं, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट और कटिंग जो है क्या हो शार्प हो, वो क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर आएंगे। और जिसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड कटिंग शार्प नहीं हो, वो क्या हो जाएगा एमोर्फस सॉलिड हो जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल हैं जो इसके बाद हम देने जा रहे हैं। एक और खास बात इसकी ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है एन आइसोट्रोपिक होते हैं। एन कह सकते हैं इट इज एन आइसोट्रोपिक। एन आइसोट्रोपिक्स आप लोग जानते होंगे कि जब किसी एक्सिस पर जो है एटम्स को जो है अरेंज कर दिया जाता है, सिस्टमेटिक अरेंज किया जाता है, दूर दूर तक जो है जाएंगे, जाने के बाद जो कोई भी एटम रास्ते में नहीं पड़ेगा किसी भी लाइन से, तो उसको कहते हैं एन आइसोट्रोपिक कहते हैं, एन आइसोट्रोपिक। और यहां पर क्या होगा कि क्रिस्टलाइन एमोर्फस सॉलिड यानी कि इट इज आइसोट्रोपिक इन नेचर, it is anisotropic in nature। मीन्स anisotropic का मतलब ये होता है कि लंबे दूरी तक जाएंगे, यानी कि एक लाइन अगर खींच दें, एटम्स जो है सिस्टमेटिक अरेंज हैं, अगर एक लाइन खींच दें तो दूर दूर तक जो है क्या होंगे एटम्स जो है इसके इस लाइन के इर्द गिर्द नहीं आ पाएंगे। जितने दूरी पर यहाँ स्टार्टिंग में थे उतनी ही दूरी पर लास्ट तक भी रहेंगे, इसलिए इसको कहते हैं, ऐसे प्रॉपर्टीज को कहते हैं एन आइसोट्रोपिक नेचर। और यहाँ
एटम्स जो है इरेगुलर अरेंज है, और यहाँ से अगर हम एक लाइन खींच दें तो बहुत सारे एटम्स जो है इस लाइन के पास आ जाएंगे, ये लाइन से चिपक जाएंगे, लाइन से जुड़ जाएंगे। ऐसे कंडीशंस को क्या कहते हैं? आइसोट्रोपिक। तो एक बात और भी इसमें आ रही है कि यह इट इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर, it is long range orderly arranged, it is long range orderly arranged होते हैं। और ये क्या होंगे? it is short range orderly arranged होते हैं, यानी कि बहुत ही कम दूरी तक इसके एटम्स जो है मिल, कम ही दूरी में इसके एटम्स मिल जाते हैं, लेकिन इसके जो है एटम्स दूर दूर तक उस लाइन से नहीं मिलते हैं। इसे कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डरली अरेंज या लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहते हैं। एमॉर्फस सॉलिड शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल्स इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड, दोनों के एग्जांपल्स जब डिस्कस करते हैं, एग्जांपल्स में मेटालिक सॉलिड, जितने भी मेटल्स होते हैं ऑल मेटल्स, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जितने भी मेटल्स हुए सारे के सारे जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आते हैं। आयनिक सॉलिड की बात करते हैं, जो साल्ट है जैसे सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये साल्ट जो है आयनिक सॉलिड में आते हैं। उसके बाद जो है हम एटॉमिक सॉलिड की बात करते हैं। डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरीन, 660, और उसके साथ जो है हम लोग यहाँ पर एटॉमिक सॉलिड के अंदर में कुछ और भी चीज़ें देखेंगे हम आगे चल करके। उसके बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल्स में आयोडीन, आइस एक्सेट्रा, इसमें हम लोग देखते हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर एटॉमिक सॉलिड्स में डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरीन होता है। हम कार्बन के जब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जब बात करते हैं, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स जब बात करते हैं कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स जो है क्रिस्टलाइन होते हैं, कुछ जो है एमॉर्फस होते हैं। क्रिस्टलाइन के अंदर जो है डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरीन, एमॉर्फस के अंदर लैंप ब्लैक, आग जलाते हैं, आग का धुआं जो है ऊपर जाता है, कुछ दिनों के बाद जो है वहाँ पर धुआं जमने लगता है, और वहाँ हाथ अगर उस फेरते हैं तो हाथ फेरने के बाद जो है हाथ में वो जो है कचरा लग जाता है। दैट इज द लैंप ब्लैक। लैंप ब्लैक क्या है? एमॉर्फस सॉलिड है। चारकोल, चारकोल वुड चारकोल हो सकता है, बोन चारकोल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ऑप्शन में जो है वुड दे सकता है, वुड चारकोल या बोन चारकोल, लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग याद कर लीजिएगा। वुड चारकोल या जो है बोन चारकोल। कोल, कोयला, पतल कोयला जो आप लोग देखते हैं, ये जो जमीन के अंदर से निकाला जाता है कोल, ये कोयला जो है ये भी क्या है? एमॉर्फस सॉलिड है।
अब जो है हम एक एग्जाम्पल लेंगे जो हर साल एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है, वो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर, इसमें सिलिकॉन ऑक्साइड जिसको क्या कहते हैं, क्वार्ट्ज कहते हैं। बहुत ही VVI है, बिल्कुल VVI, बहुत बार क्वेश्चन इसका पूछा गया है। क्वार्ट्ज का फॉर्मूला होगा SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड। इसको दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है क्वार्ट्ज ग्लास। जहां पर भी क्वार्ट्ज लगा होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। अगर सिर्फ यहां गिलास लगा हुआ हो, सिर्फ गिलास हो, तो गिलास जो होगा वो एमोर्फस सॉलिड्स में आएगा। तो ये दो चीजें याद करना है, एमोर्फस सॉलिड में गिलास और क्वार्ट्ज गिलास या क्वार्ट्ज जो है ये आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में है। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है यहीं से बनते हैं। और भी एग्जांपल है एमोर्फस सॉलिड्स के, प्लास्टिक, रबर, घी, बटर, रबर, प्लास्टिक, गिलास, ये सब क्या है, एमोर्फस सॉलिड है। और एमोर्फस सॉलिड के लिए कहा जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड। कभी कभी हो सकता है पूछ दे, एमोर्फस सॉलिड को क्या कहा जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड। फर्दर जो है आप लोग डिफरेंस याद कर लीजिएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमोर्फस सॉलिड्स में। एग्जाम्पल जो है एकदम बिल्कुल पक्का याद कर लीजिएगा। खास तौर से सिलिकॉन ऑक्साइड जिसको क्या कहते हैं, क्वार्ट्ज कहते हैं, और क्वार्ट्ज गिलास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर। अगर सिर्फ नाम रहे गिलास का तो गिलास जो है एमोर्फस सॉलिड्स के अंदर आएगा। घी है, रबर है, बटर है, प्लास्टिक है, जो भी इस तरह की चीजें देखते हैं, अलकतरा है, वो भी क्या है, आपका एमोर्फस सॉलिड्स है। चलिए तब तक जो है आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से तैयार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आगे चल करके देखेंगे।